नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूँ ऑन द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और पिछले क्लास में हमारी आपकी बातचीत हुई थी पुरातत्व और उसके सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है उसके बारे में, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पुरातत्व और उसके प्राकृतिक विज्ञानों से क्या संबंध है। ठीक है, तो प्राकृतिक विज्ञानों के संदर्भ के पूर्व हम ये बता दें कि पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो कि विभिन्न विषयों से मदद ले रहा है वर्तमान में, और लगातार ये विषय विज्ञान विषय वर्ग के साथ जुड़ता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक जो नवीन तकनीक है उनका प्रयोग ये कर रहा है, उनका प्रयोग ले रहा है। और चाहे वो सर्वेक्षण का काम हो, चाहे वो उत्खनन की विधियों का काम हो, चाहे वो उसके बाद तथ्यों का संकलन करना हो या उनका विश्लेषण करना हो, इन सारी जानकारियों के लिए, सारी कार्यप्रणाली के लिए, इंक्वायरीज के लिए हम वैज्ञानिक विषयों की मदद लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, और यही वजह है कि अब पुरातत्व एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम्स, धाराएं इसमें बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो आर्कियो केमिस्ट्री हो, आर्कियो फिजिक्स हो, आर्कियो बॉटनी हो, आर्कियो जूलॉजी हो, ठीक है, आर्कियो एस्ट्रोनॉमी हो, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी हो, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है इस विषय में बनती चली जा रही हैं। तो आज फिर हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेचुरल साइंस में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो पुरातत्व के साथ बड़ी घनिष्ठता या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं पुरातत्व के कार्यों को करने के लिए। ठीक है, पहले देखें कि कौन कौन से विषय हैं जिनके पुरातत्व के साथ संबंध दिखाई पड़ते हैं। तो पहला विषय है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी जिसको हम भूतत्व विज्ञान कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और सर्वेक्षण और उत्खनन, जैसे ही हम उत्खनन के कार्य को करने जाते हैं तो इसका नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। अभी आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिजिक्स भौतिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें बहुत सारे यंत्रों को प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे यंत्र हमें देता है जिनकी माध्यम से हम पुरातात्विक कार्यों को बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं, कुशलता के साथ कर सकते हैं। इसलिए बड़ा ही क्लोज रिलेशन फिजिक्स के साथ आर्कियोलॉजी का दिखाई पड़ता है। इसके बाद केमिस्ट्री का जो मेन फोकस है वो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन है। परिरक्षण और संरक्षण के लिए जो है पुरातात्विक जो भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उनके लिए हमें केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और इस नॉलेज का प्रयोग करके हम पुरातात्विक कार्यों में परिरक्षण और संरक्षण की प्रक्रिया को कर पाते हैं। इसके अलावा बॉटनी और आर्कियोलॉजी का जो रिलेशन है वो बेसिकली वनस्पति का जो नॉलेज है, जो वनस्पति प्राचीन पुरा वनस्पतियाँ हैं उनका जो नॉलेज है वो हमें बॉटनिकल स्टडीज़ के माध्यम से मिलता है, और जब हम बता पाते हैं तो हम पैलियो एनवायरनमेंट के रिक्रिएशन में मदद करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सोशल साइंस के, जब हम लोग आर्कियोलॉजी के रिलेशन पर चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि ज्योग्राफी में जो पैलियो एनवायरनमेंट है उसके रिक्रिएशन के लिए बॉटनिकल और जियोलॉजिकल स्टडीज़ जो की जाती है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर भी बॉटनी जो है उसका रिलेशन, बॉटनिकल जो स्टडीज़ हैं जिसके माध्यम से पैलियो एनवायरनमेंट को रिक्रिएट कर पाते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जूलॉजी जंतु विज्ञान, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि मानव प्रकृति में रह रहा था, प्रकृति में रहने के साथ साथ उसका किन जानवरों से इंटरेक्शन था, किनके साथ वो उठ रहा था, बैठ रहा था, शिकार कर रहा था, उनकी नॉलेज हमें जियोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू हो सकती है, क्योंकि वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये किन जानवरों की हड्डियाँ हैं बोन स्टडीज़ के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ विषय हैं जो जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी जो कि नेचुरल साइंसेज हैं, प्राकृतिक विज्ञान है, और इनका पुरातत्व के साथ घनिष्ठ संबंध हमें दिखाई पड़ता है। उन्हीं संबंधों पर आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जियोलॉजी की बात करें। ठीक है, जियोलॉजी अर्थात भूतत्व विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि पृथ्वी के निर्माण के चरण की जानकारी हमें देता है। ठीक है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उसके विभिन्न चरणों की जानकारी देता है, जैसे कि मानव का धरती पर पदार्पण कब होता है। मानव का धरती पर पदार्पण होता है प्लेस्टोसीन काल में। ठीक है, जिसको हम प्रतिनूतन काल कहते हैं। मानव धरती पर तब हमें दिखाई पड़ने लगता है, उसकी गतिविधियाँ, कार्य हमें दिखाई पड़ने लगते हैं, और प्रतिनूतन काल लंबे समय तक चलता है, और चलने के बाद फिर होलोसीन नूतन काल आ जाता है, जहाँ से पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं और मध्य पाषाण काल का दौर शुरू होता है। आगे जब हम लोग स्टोन एज पर चर्चा करेंगे तो इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के निर्माण काल की जानकारी हमें जियोलॉजी के साथ जियोलॉजी सब्जेक्ट के माध्यम से मिलती है, और ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी क्रिएट करती है जो कि आर्कियोलॉजी टाइम स्केल के साथ साथ चल रही होती है।
ठीक है। इसके अलावा लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी सबसे महत्वपूर्ण एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, जो कि हमको जियोलॉजी के माध्यम से मिलता है। और जब भी हम उत्खनन करने जाते हैं तो इसका नॉलेज होना, लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी का नॉलेज होना अति आवश्यक है। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो पुरातात्विक जो हम कार्य कर रहे हैं उनमें गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उत्खनन की जो विधियाँ हैं उन विधियों में एक हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है। और जब हम वर्टिकल एक्सकेवेशन करने जाते हैं तो जब हम वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं तो हमको विभिन्न जमाव प्राप्त हो रहे होते हैं, सांस्कृतिक जमाव प्राप्त हो रहे होते हैं, और उन्हीं जमाव को लगातार हम उत्खनित करते हुए नीचे जाते हैं, और तभी हम जाके टाइम स्केल या टाइम टेबल बता पाते हैं। और पुरातत्व जो है वो भौतिक अवशेषों का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो ये क्रमबद्धता का जो नॉलेज है वो हमें जियोलॉजी से ही पता चलेगा, और जियोलॉजी से तब पता चलेगा जब हमें लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी का नॉलेज होगा, जब हमें स्तरीकरण की नियम की जानकारी होगी। अगर हमें स्तरीकरण के नियम की जानकारी नहीं है तो हम ये बता नहीं पाएंगे कि कौन सी संस्कृति पहले आई और कौन सी संस्कृति बाद में आई, अर्थात किस जमाव से जो सांस्कृतिक अवशेष मिल रहे हैं वो सांस्कृतिक अवशेष पहले के हैं कि सांस्कृतिक अवशेष बाद के मानव के हैं। तो ये सारा नॉलेज हमें लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी से मिलता है। अब ये लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी है क्या? तो लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी के संदर्भ में हम देखें तो पृथ्वी में जो है जमाव का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जमाव बन रहे हैं। और जमाव में जो है मान लीजिए कि ये 5 जमाव है, 1 2 3 4 5 ये जमाव है, और ये जमाव सबसे ऊपर का है, ये सबसे ऊपर की सरफेस है। ये सबसे ऊपर की सरफेस है, और इसमें जब हम डिग करने जाते हैं, उत्खनन करने जाते हैं, तो हमने इसको एक्सपोज किया, तो यहाँ पर जो है वस्तुएं मिल गई, पूरा अवशेष हमें मिल गए। तो स्तरीकरण का नियम क्या कहता है? स्तरीकरण का नियम कहता है कि जो सबसे नीचे का जमाव हमें मिलता है, अब ये जमाव जो है इसके नीचे जो है एक लेयर होगी जिसको हम नेचुरल साइल या अप्रयुक्ता भूमि कहते हैं। अर्थात जब हम उत्खनन करते हैं तो हम वहाँ तक उत्खनन करते हैं जहाँ पे कोई भी हमें मानव अवशेष मिलना बंद हो जाते हैं, मतलब वहाँ तक करते हैं जहाँ पे मानव अवशेष अब नहीं मिल रहे होते हैं। तो जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसको हम अप्रयुक्ता भूमि या नेचुरल सॉइल कहते हैं। तो उसके ऊपर जहाँ तक हमें मानव अवशेष मिल रहे होते हैं, तो मान लीजिए ये है, तो ये सबसे प्राचीन संस्कृति होगी, ठीक है। सबसे नीचे का जो जमाव है जिससे मानव संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं वो सबसे प्राचीन संस्कृति के लोग होंगे, अर्थात ये सबसे नीचे। तो ऑर्डर नंबर 1, फिर उसके बाद की संस्कृति ऑर्डर नंबर 2, फिर उसके बाद की 3, फिर 4 और फिर बाद में 5। अर्थात सबसे प्राचीन संस्कृति सबसे नीचे की होगी, अर्थात उसमें रहने वाले लोग सबसे प्राचीन होंगे, और जो सबसे ऊपर की संस्कृति होगी वो सबसे नवीन संस्कृति होगी, अर्थात उसमें रहने वाले लोग सबसे नवीन होंगे, ठीक है। अब इन लेयर्स में एक आर्कियोलॉजिकल लेयर होती है और एक जियोलॉजिकल लेयर होती है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल लेयर हम उसे कहते हैं जिसमें मानव सांस्कृतिक अवशेष हमें मिल रहे होते हैं, और जियोलॉजिकल लेयर जो है वो प्रकृति के द्वारा निर्माण की गई लेयर है, उसको हम जियोलॉजिकल लेयर कहते हैं। उसमें भौतिक अवशेष हो ना हो वो प्रकृति के द्वारा निर्माण की गई। लेकिन उसी जियोलॉजिकल लेयर में जब हमें पुरातात्विक अवशेष या मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं मिलने लगती हैं तो वो आर्कियोलॉजिकल लेयर के तौर पर पुरातात्विक जो सांस्कृतिक अनुक्रम है उसके तौर पर हमें दिखाई पड़नी शुरू कर दी जाती है। तो यही लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी है, अर्थात सबसे नीचे का जो जमाव है वो सबसे प्राचीन होगा, और जो सबसे ऊपर का जमाव होगा वो सबसे नवीन होगा, और उसी के बीच में जो जमाव है वो क्रमबद्धता को दर्शाते हुए होंगे। अब इसको आइडेंटिफाई, इसकी पहचान कैसे होगी कि कौन सा कैसे पता चलेगा कि जमाव में परिवर्तन हो गया? तो सबसे पहला एक कारण है जिससे कि पता चल जाता है कैसे जमाव में परिवर्तन हुआ। तो एक है कलर। कलर के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि जमाव परिवर्तित हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाल कलर है, पीला कलर है, काला है, नीला है, बैगनी है। जैसे ही कलर चेंज हुए, जैसे कि ये एक मैप आप देखिए, ये सरफेस है, सबसे ऊपर हम लोग रह रहे हैं आधुनिक मानव, उसके नीचे विभिन्न रंगों में आपको जमाव दिख जाएंगे, और जमाव में देखिए आप विभिन्न जो है अवशेष भी पड़े हुए मानव के आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से विभिन्न रंगों के वजह से हम इसको ट्रेस कर पाते हैं कि जमाव परिवर्तित हो गया। इसके अलावा आर्टिफैक्ट्स,
आर्टिफैक्ट्स भी बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब अवशेष, जो भी अवशेष है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भौतिक अवशेषों में परिवर्तन से हमें पता चल जाता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया या जमाव में परिवर्तन हो गया। इसके अलावा टेक्सचर किस तरीके का है, टेक्सचर के थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि चेंज हो गया, अर्थात मिट्टी गीली है कि बालुई है कि किस तरीके की मतलब सूखी है, उसका टेक्सचर हमें बता देता है कि ये परिवर्तन हो रहा है। तो कलर, आर्टिफैक्ट और टेक्सचर से जो हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और यही लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम ऊपर से नीचे तक खोदते चले जाते हैं, और नीचे वाली जो संस्कृति है वो सबसे पहली होगी, और फिर जो सबसे ऊपर होगी वो सबसे नवीन संस्कृति होगी। और ये नियम जो है वो हमें जियोलॉजी के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में, जैसा कि हमने बताया कि जियोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो पृथ्वी के निर्माण के काल की जानकारी भी हमें देती है। तो इसीलिए पृथ्वी के निर्माण काल की जानकारी हमें देती है, इसीलिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ करने में भी जियोलॉजी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा रिलेटिव डेटिंग, सापेक्ष तिथि निर्धारण। तिथि निर्धारण करने के भी दो तरीके हैं, एक है रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव डेटिंग, सापेक्ष डेटिंग, अर्थात जब हम किसी से रिलेशन डेवलप करके तिथि निर्धारण करने का कार्य करते हैं तो उसको हम रिलेटिव डेटिंग कहते हैं। तो रिलेटिव डेटिंग निकालने में जियोलॉजिकल स्टडीज़ काम आती है। इसके अलावा पेडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, अर्थात जो भूमि है, जो मृदा है, उसका विश्लेषण करने में भी जियोलॉजी हमारी मदद करती है पुरातत्व में, और इस जियोलॉजिकल स्टडीज़ की वजह से हम मृदा का विश्लेषण बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इसीलिए जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी में एक क्लोज रिलेशन हमें दिखाई पड़ता है। और जब भी हम इस तरीके की आर्कियोलॉजिकल इंक्वायरीज करने जाते हैं तो ये जियोलॉजिकल नॉलेज हमारी मदद करता है आर्कियोलॉजिकल इंक्वायरीज में। ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग बात करें अगला जो विषय है फिजिक्स और आर्कियोलॉजी का बड़ा क्लोज रिलेशन है, खासकर डेटिंग मेथड में, सर्वे मेथड में ये हमारी बड़ी मदद करता है। सर्वे, जैसा कि हम लोग जब बात कर रहे थे हाउ आर्कियोलॉजी वर्क्स, पुरातत्व कैसे कार्य करता है, उस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग साइंटिफिक सर्वे मेथड की बात करते हैं। तो साइंटिफिक सर्वे मेथड में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिसकी मदद से हम सर्वे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो ये यंत्र कहाँ से आ रहे हैं? ये यंत्र आ रहे हैं फिजिक्स के माध्यम से। ठीक है। फिजिक्स, भौतिक शास्त्र इन यंत्रों को हमें प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, और फिर इन यंत्रों के माध्यम से हम एक बेहतर सर्वे या सर्वेक्षण कर पाते हैं, जिसके आधार पर हम श्योर हो जाते हैं कि वस्तु धरती के नीचे कोई वस्तु दबी हुई है, और तब जाकर हम उत्खनन की प्रक्रिया कर पाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो कि फिजिक्स के माध्यम से हमें मिल रहे हैं? तो GPR है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, उसकी फ़ोटो भी हमने पिछले क्लास में आपको दिखाई थी कि भूमि में ले करके उसको चल रहे होते हैं, और उसके माध्यम से हमें पता चल पाता है कि भूमि के नीचे कहीं कोई संरचना तो नहीं है, तो उसकी जानकारी हमें GPR के थ्रू होती है। इसके अलावा GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसकी भी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ़ोटो देखी थी कि एक GPS करके उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम जियो कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं और एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। और आधुनिकीकरण के दौर पे जहाँ पर बहुत सारे पुरास्थल नष्ट होते जा रहे हैं, GPS हमें मदद करता है उन पुरास्थलों तक पहुँचाने के लिए, और एक मैप भी तैयार कर देता है उस इलाके की, जिसकी वजह से हम सेटलमेंट पैटर्न या कैचमेंट एनालिसिस जैसे कार्य कर पाते हैं। इसके अलावा GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और इसके माध्यम से भी हम अलग अलग लेयर बना देते हैं मैप की, जैसे कि वाटर बॉडी का मैप अलग बन गया, और इसके अलावा फॉरेस्ट बॉडी का मैप अलग बन गया। ठीक है। उसके अलावा रोड मैप्स अलग बन गए, जो रिवर चैनल है उसको अलग से बना लिया। तो इस तरीके से अलग अलग लेयरिंग करके मैप्स को बना लिया जाता है 3D फॉर्मेशन में, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एल्विस है, ArcGIS है, जो इनकी मदद करते हैं, और इससे हम बेहतर तरीके से सेटलमेंट पैटर्न की स्टडी कर पाते हैं। इसके बाद रिमोट सेंसिंग भी हमें मदद कर रहा है, जिससे कि हमें प्राचीन पुरास्थलों का सर्वे बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
इसके अलावा डेटिंग मेथड में जैसा कि मैंने बताया कि एक रिलेटिव डेटिंग मेथड होता है जो कि जियोलॉजी के माध्यम से भी हमें पता चल जाता है, और दूसरा एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारी जो है वैज्ञानिक विधियां हैं जिससे कि तिथि का निर्धारण किया जाता है। और उसी डेटिंग मेथड में कार्बन डेटिंग है, कार्बन 14 डेटिंग जिसे कहा जाता है। कार्बन के क्षरण के माध्यम से हम ये डेट्स निकालते हैं और इन डेट्स के माध्यम से हम जो ये बता पाते हैं कि वस्तु कितनी पुरानी है, क्योंकि पुरातत्व में जब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि वस्तु कितनी पुरानी है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका संदर्भ क्या है, तब तक हमारा द्वारा किए गए कोई भी कार्य, पुरातात्विक कार्य, वो व्यर्थ हैं, क्योंकि हम इतिहास के निर्माण में कोई विशेष जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए डेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो महत्वपूर्ण है। 1949 में लीवी महोदय ने इस डेटिंग मेथड की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से रेडियो के क्षरण को, मतलब कार्बन के क्षरण को काउंट किया जाता है और उसके आधार पर स्थिति को निर्धारित किया जाता है। रेडियो कार्बन 14 जो कि कार्बन का एक समस्थानिक है, उसके आधार पर इसकी डेटिंग को निकाला जाता है। इसके अलावा पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग मेथड है, थर्मोलुमिनेसेंस उष्मादीप्ति विधि है जिसके माध्यम से हमें पता लगा पाते हैं कि कौन सा बर्तन मृदुभांड आखिरी में कब गर्म किया गया होगा, ठीक है, उससे पता चल पाता है। आर्कियोमैग्नेटिक एक रेडियो कार्बन मेथड है, यूरेनियम डेटिंग मेथड है। वर्तमान में एएमएस डेटिंग मेथड बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको हम एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। इसके अलावा ओएसएल डेटिंग मेथड है जिसको हम ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस कहते हैं। तो ये सब कुछ डेटिंग मेथड है जो कि फिजिक्स हमें प्रोवाइड करा रहा है, भौतिक विज्ञान हमें दे रहा है और उनके माध्यम से हम तिथियों का निर्धारण कर रहे हैं और तिथियों का निर्धारण करके इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब एक और चीज़ यहीं पर हम बता दें, खासकर जो विद्यार्थी नए हैं जिनको जब रेडियो जो तिथियां उनको पढ़ने को मिलती हैं किताबों में, तो कुछ तिथियों में अलग अलग नाम दिए होते हैं, जैसे कि कहीं आपको टीएफ दिखाई पड़ेगा, कहीं पीआरएल दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ डेट्स के आगे, कहीं बीएस लिखाई पड़ेगा। तो ये बेसिकली लैब्स के नाम हैं, लेबोरेटरीज़ के नाम हैं। जैसे कि टीएफ का मतलब है टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बॉम्बे में है, ठीक है। इसके माध्यम से अगर कोई डेट दी जाती है तो उसके आगे टीएफ लिखा होता है और उसके आगे सैंपल नंबर लिखा होगा। इसके बाद पीआरएल का मतलब है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि आपके अहमदाबाद में है, वहाँ से अगर कोई डेट आती है तो उसके आगे पीआरएल लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा बीएस का मतलब है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनिकल स्टडीज़ जो कि आपके लखनऊ में है। तो अगर वहाँ से कोई तिथि निर्धारित करके आ रही है तो उसके आगे बीएस लिखा होगा, आपको मिलेगा। तो आप अक्सर पुस्तकों में पढ़ेंगे तो ऐसे टीएफ, पीआरएल और बीएस लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स के साथ हमको संबंध दिखाई पड़ता है पुरातत्व के साथ, पुरातत्व में। इसके बाद अगला देखें तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में बेसिकली प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और सॉइल एनालिसिस का कार्य किया जाता है, मृदा विश्लेषण का। इसके कार्य के लिए केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी पुरातात्विक सामग्रियां और पुरातात्विक स्मारक हमें पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त हुए हैं और उनमें समय समय में प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी लगाए जाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि समय के साथ साथ वो क्षरण होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु धरती में लंबे समय तक दबी हुई है, उसको अचानक से खोद करके निकाला जाए तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो ख़राब होने की स्थिति में आ जाती है। इसीलिए उसको प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसका रखरखाव किया जाता है और उसको साफ़ करके बॉक्सेस में रखा जाता है, या तो पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट जैसे एक लेप है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जिनका क्षरण लगातार होता जा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसमें लगातार जो है समुद्र की हवाएं आ रही हैं और उसमें लवण तत्व की अधिकता है जिसकी वजह से लगातार उसमें क्षरण होता रहता है उनकी दीवारों में, और इसी वजह से वहाँ पे पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हुए प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम रन करते रहते हैं। इसके अलावा खजुराहो में, महेश्वर में, ऐसे बहुत सारे जो आपके ताजमहल में, ऐसे बहुत सारे जो हमारे महत्वपूर्ण स्मारक हैं उनमें समय समय पर प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन यूनिट्स काम करते
करती रहती हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये सारा जो काम हो रहा है वो आर्कियोकेमिस्ट्री के नॉलेज के थ्रू हो रहा है। केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो हमें मदद कर रहा है कि हम कौन कौन से तत्वों का लेप लगा करके वस्तुओं का परिरक्षण और संरक्षण कर सकते हैं, ताकि लंबे समय तक उन वस्तुओं की रखरखाव किया जा सके, जिनके माध्यम से जो भावी पीढ़ी है वो उस इतिहास को जान सके कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके की वस्तुओं का निर्माण किया था, और इतिहास की एक बेहतर जानकारी हमको मिल सके, ताकि हम अपने जो इतिहास है उस पर गौरव महसूस कर सके। तो इस पूरी जानकारी को केमिस्ट्री के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि ये आपको स्केलेटन दिखाई पड़ रहे हैं, इनके प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का काम भी केमिस्ट्री के थ्रू हो रहा है। ये अजंता की जो है एक चित्र आपको दिख रहा है जिसको प्रिजर्व किया गया है। इसके अलावा ये भी कुछ मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं जिनको प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के थ्रू प्रिजर्व किया जा रहा है। तो ये सारा जो काम है वो केमिस्ट्री कर रहा है आर्कियोलॉजी के लिए। तो इसीलिए आर्कियोकेमिस्ट्री एक बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रीम है वर्तमान में, और इसका यही संबंध है। इसके अलावा बॉटनी की हम बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियो एनवायरनमेंट, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि पूरा पर्यावरण के निर्माण करने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए बॉटनिकल स्टडीज़ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बॉटनिकल स्टडीज़ मतलब वनस्पतियों का अध्ययन, और ऐसी वनस्पतियों का अध्ययन जो प्राचीन काल में थी, अर्थात प्राचीन काल का जो मानव है वो जिन वनस्पतियों के साथ रह रहा था, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जो उनका प्रयोग कर रहा था, वो सारी जो नॉलेज है वो इसके थ्रू हमें मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉलन स्टडीज़ करते हैं, पॉलन स्टडीज़ कर रहे हैं, अर्थात परागकणों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा फाइटोलिथ स्टडी कर रहे हैं। अब फाइटोलिथ स्टडी क्या है, पॉलन स्टडी मतलब परागकण, और फाइटोलिथ स्टडी का मतलब है फाइटोलिथ स्टडी का मतलब है, फाइटो मतलब प्लांट फॉसिल, प्लांट फॉसिल। ठीक है, अर्थात जो ये परागकण होता है ये फॉसिल में जब तब्दील होता है तो उसको हम प्लांट फॉसिल कहते हैं, और ये सॉइल में हमको मिल जाएगा। जब भी हम सॉइल का कलेक्शन कर रहे होते हैं तो सॉइल में हमको ये फाइटोलिथ मिल जाते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और उसके आधार पर हम बता पाते हैं कि कौन सी वनस्पति उस जगह पर मौजूद थी। इसके अलावा डेंड्रोकोलॉजी एक विधि है जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा काल रहा होगा। जैसे कि ये फिगर में आप देखें कि एक पेड़ है येलो पाइन, उसमें जो ये बन रही हैं शेल्स, उनके बनने के आधार पर हम इस विधि का प्रयोग करके तिथि का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा माइक्रो रिमेन्स के माध्यम से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी वनस्पति रही होंगी। ये चित्र के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जियोलॉजिकल स्टडीज़ में हम पैलियो एनवायरनमेंट अर्थात पशुओं का अध्ययन करते हैं, फाउनल स्टडीज़ करते हैं, और फ्लोरीन स्टडीज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि हड्डियों के विश्लेषण के आधार पर हम ये बता पाते हैं कि कौन सा जानवर था, और जब हम ये बता पाएंगे कि कौन सा जानवर था तब मानव के साथ उसके किस तरीके के अंतर संबंध थे उसको भी हम डिफाइन कर पाएंगे। इसीलिए जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी का क्लोज रिलेशन हमें दिखाई पड़ता है। तो ये रहा नेचुरल साइंस के साथ आर्कियोलॉजी के रिलेशन, और अगले लेक्चर में हम लोग पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में बातचीत करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, और जो भी आपके प्रश्न होंगे मैं उन प्रश्नों पर आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।